देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो है ट्रेडिंग पीएल मेथड ब्रांच का वो सीखा था और उस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, दैट इज 1। ठीक है, 1A वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हम लोग का हो गया है, एग्जाम्पल 2 ये भी हो गया है, एग्जाम्पल 3 भी हो गया है लास्ट दिन। 1A इस क्वेश्चन को हम लोगों ने तीनों मेथड से ही कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मेथड से बोला था वो कर लिया। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 भी जो है वही 1A का पार्ट है जिसमें ट्रेडिंग पीएल प्रोसेस से करने के लिए बोला था। अच्छा ये है इलास्ट्रेशन 2, इसमें भी हमें ब्रांच ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करने बोला है। इलास्ट्रेशन 2, अच्छा मैंने यहाँ पर होमवर्क पे इलास्ट्रेशन 4 और 5 दिया था। ठीक है, चलो इलास्ट्रेशन 2 पहले कर लेते। इलास्ट्रेशन 2 तो नहीं हुआ होगा, ट्रेडिंग पीएल मेथड से एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद 4 5 कर। यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहा है द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। कॉस्ट में भेजता है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस व्हिच वेर मेड बाय द ब्रांच। पेटी कैश एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारे खर्चे जो है ब्रांच हेड ऑफिस पे करता है, सिर्फ पेटी कैश वाला ब्रांच पे करता है। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। जो भी कलेक्ट होता है उसी दिन बैंक में डाल देना पड़ता है, मतलब हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में ब्रांच ट्रांसफर कर देता है। टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा किया हुआ है ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड से, स्टॉक अकाउंट मतलब ये सब लेजर से। अब ये हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग पीएल, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो ट्रेडिंग पीएल कैसे बनता है। जैसे नॉर्मल हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना, उसी मेथड से ही ये वाला ट्रेडिंग पीएल भी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या लिखना है। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में जाएगा, डेटर नहीं जाएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाता है, नॉर्मल सा बात है। पेटी कैश ये कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये वाला आएगा। ये गुड्स जो है हेड ऑफिस से भेजा गया है तो ये रिसिप्ट हुआ है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज लिखते हैं, अब ब्रांच अगर खुद परचेज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं से तो लेता होगा। तो कहाँ से लेता है, हेड ऑफिस के पास से। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, जैसे हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं ये वाला भी आएगा। कैश सेल क्रेडिट सेल आएगा, बाई सेल्स बोल के। अलाउंस टू कस्टमर ये सब ट्रेडिंग का आइटम, देखो यहाँ तक ये जो है अलाउंस टू कस्टमर ये पीएल में जाएगा, डिस्काउंट टू कस्टमर पीएल में जाएगा, बैड डेट पीएल में जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया मतलब सेल्स रिटर्न है, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी वेजेस पीएल में जाएगा, रेंट रेट्स पीएल में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में जाएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, डेटर से कैश रिसिप्ट हुआ है तो वो अगर हम लोग डेटर का अकाउंट हमें चाहिए अगर हम लोग बनाते हैं तो वहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग का जो है ट्रेडिंग में जाएगा, ये सब बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन हमें बैलेंस शीट बनाने तो बोला नहीं है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ मतलब ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करके देना है ट्रेडिंग पीएल मेथड में, बैलेंस शीट बनाने का अभी हमें कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं बॉम्बे ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स दिल्ली ब्रांच है। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये देखो नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल, ऐसे दिल्ली ब्रांच
trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2001, नहीं दिसंबर था, 31st December 2001। यहाँ पर लिखेंगे, और क्या लिखना है यहाँ पर, जस्ट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 7000। जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल करते हैं सेम तरीके से ये वाला होगा, जैसे ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ऐसे लिख देते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। $26,000। इसमें रिटर्न भी है तो इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद बोला गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1000, तो लेस रिटर्न 25,000। अच्छा, इसके बाद ये सब तो बैलेंस शीट का आइटम था। ये कैश सेल, क्रेडिट सेल, बाई सेल्स, इनर कॉलम में लिखेंगे, रिटर्न भी है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल है 17,500, क्रेडिट सेल है हम लोग का 28,400, टोटल 45,900, लेस यहाँ से रिटर्न, सेल्स रिटर्न था, कस्टमर ने रिटर्न किया था, वो वाला लिख देंगे। सेल्स रिटर्न यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500, $45,000 फॉर। इसके बाद नेक्स्ट और क्या आएगा, अब ये सब पीएल का आइटम आएगा और क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बाकी पीएल का आइटम आएगा। टू allowance to customer 200, गुड मॉर्निंग विष्णु। Allowance to customer 200, टू डिस्काउंट 1400, नेक्स्ट देखते हैं बैड डेट 600, सैलरी वेजेस 6,200। Salary and wages 6,200 to rent and rates
2 rent and rates 1200. 2 sundry expenses. $800. और बाकी जो भी है ये हम लोग का कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सब बैलेंस शीट या बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। बस बाय क्लोजिंग स्टॉक 6500 ये आ जाएगा। 6500। ठीक है सर ना, मेरा आवाज आ रहा है। अच्छा अब ऐड कर लेते हैं 45,400 प्लस 6500 51,900 51,900 माइनस 7,000 माइनस 25,000 19,900 टू ग्रॉस प्रॉफिट डॉट। अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये कैरेट डाउन, ये 19,900 माइनस 1,600 माइनस ये हो गया 6,800 माइनस 2,000 9,500 टू नेट प्रॉफिट 9,500। ठीक है, ये आंसर आएगा। देखो ये मेथड वैसे लेकिन आसान है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से ये हो जाता है। तो इसमें हम लोग का आंसर निकला 9,500। ठीक है। अच्छा अब अगर तुम लोग देखोगे इसको, जब हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया था तो भी हम लोग का यही आंसर आया था। एक बार तुम लोग चेक करके देख लेना बाद में, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 इसमें सेम ही आंसर आया था। अच्छा आप देखो इलास्ट्रेशन 3, इसमें बोला है क्या हमें ट्रेडिंग पीरियड नहीं बोला था, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है छोड़ो। अच्छा इलास्ट्रेशन 3B, टेकिंग फिगर्स फ्रॉम इलास्ट्रेशन 3A प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड, ये शायद डेटर मेथड में हम लोगों ने कर लिया। चलो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 4 देखते हैं। पहले देखते हैं इसको कौन से मेथड से करने बोला है। बोला है यहाँ पर प्रिपेयर करने, क्या बोला है देखते हैं। show balances as on 31st March and the branch gross profit for the 3 month ended on that date। अच्छा all workings, तो पहले ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। Sailwell, who carried on retail business, opened a branch X on Jan 1st 2001। ठीक है, तो सेलवेल जो है ये कंपनी ने अपना एक ब्रांच सेलवेल जो कंपनी है उसने अपना एक ब्रांच ओपन किया है, ब्रांच एक्स ऑन Jan 1st 2001 वेयर ऑल सेल्स वेयर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारे सेल्स जो है क्रेडिट बेसिस पे है, ठीक है। डेटर मेथड में 9,400 आया था। अच्छा तो एक सेकंड देख, मेरा माइनस गलत हो गया क्या। तो सैनोन बोल रही है कि डेटर मेथड से 9,400 आया था। तो देखते हैं क्या गलत हो गया। देखो तो माइनस गलत हुआ कि नहीं, एक बार चेक करके देखो। मैम माइनस ही गलत हुआ। हाँ तो ये डेटा सब ठीक लिखा हुआ है, प्लस माइनस गलत हो गया है। देखते हैं 2,000 ये हो गया 1,600। अच्छा प्लस 600 प्लस 6,200 प्लस 1,200 प्लस 800 10,400 माइनस 19,900
9,500, तो फिर कहाँ गलत हो गया है? तो देखते हैं, एक सेकंड देखते हैं कहाँ गलत हो गया। इधर गलत हो गया। 7,000, 25,000, 19,900, ये तो ठीक आया है। इधर देख लेते हैं 45,400 और 6,500। अच्छा, फिर इधर है सैलरी वेजेस 6,200, ठीक है। रेंट टैक्सेस 1,200, ठीक लिखा है मैंने। अच्छा, 800 का, अच्छा 100 का पेटी कैश एक्सपेंसेस नहीं दिखाया। ओ अच्छा, ये देखो ये गलत हो गया, मतलब प्लस माइनस ठीक है, ये गलत हुआ है मेरा। पेटी कैश एक्सपेंसेस मैंने नहीं दिखाया, रुको दिखा देते हैं। हाँ ये देखो, यहाँ पर पेटी कैश बोला है 100, और ये यहाँ पर पेटी कैश का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखो पेटी कैश 200 यहाँ पर है, पेटी कैश का यहाँ पर 100 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस तो पहले 200 था, अभी 100 ही है, मतलब 100 एक्सपेंस हो गया होगा। मतलब अगर इसका एक वर्किंग नोट बना लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने दूसरे मेथड से बनाया था, छोटा सा ही होगा तो हम यहीं पर दिखा देते, ठीक है। पेटी कैश का देखो यहाँ पर होगा टू बैलेंस बीडी, पहले से पेटी कैश था इनके पास 200 ओपनिंग में, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग में इनका पेटी कैश है 100, ठीक है। तो कम कैसे हो गया? अब देखो यहाँ 200 होना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम नहीं है। इम्प्रेस सिस्टम होता तो बता देता, तो फिर बाकी 100 कहाँ गया होगा? एक्सपेंस हो गया होगा बाई एक्सपेंस बोल के, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो ये एक्सपेंस हम लोग का इधर आना चाहिए, टू पेटी कैश एक्सपेंसेस, इसी वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। टू पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये तो पीएल में आएगा ना 100, तो फिर ये 9,400 हो जाए। अच्छा 9,400, अच्छा हुआ सनम ने देखा, नहीं तो मुझे तो ध्यान ही नहीं था। ठीक है, तो तुम लोग देखा करो, ठीक है। गलत हो रहा है तो नहीं बोलोगे तो फिर तुम तो ध्यान ही नहीं देते। 9,400 आ जाएगा अब, ठीक है, ठीक है। 9,400 होगा इसका आंसर। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट वाला अब कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है ये वाला सेल वेल वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेल वेल हु कैरिड ऑन रिटेल बिजनेस ओपनड ए ब्रांच एक्स ऑन Jan 1, 2001 वेयर ऑल सेल्स वेयर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारे सेल्स क्रेडिट पे है। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड बाय ब्रांच वेयर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड वेयर इनवॉइस टू ब्रांच एट 10% अबव कॉस्ट। बोल रहा है कि ब्रांच को जो भी स्टॉक का जरूरत होता है, वो सारा स्टॉक जो है हेड ऑफिस अपने पास से ट्रांसफर करता है ब्रांच को, लेकिन उसमें 10% जो है लोडिंग लगा के ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो डिटेल्स दिया हुआ है, बोल रहे द फॉलोइंग वेयर द ट्रांजैक्शंस, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। देखो बोल रहा है गुड्स सेम टू ब्रांच, जो गुड्स ब्रांच को भेजा गया, ये देखो ये 40,000, 50,000, 60,000, लेकिन ये कौन सा प्राइस है? बोल रहा है कि परचेज प्राइस है। तो परचेज कौन करता है? हेड ऑफिस। ब्रांच तो हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेता है, तो परचेज कौन कर रहा है? ब्रांच हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस का ये परचेज प्राइस है, मतलब हेड ऑफिस के सप्लायर ने उसे जो भी स्टॉक दिया है वो टोटल अगर लगाए तो 40 और 60 1,50,000 का होगा। अब हेड ऑफिस जब ब्रांच को ये ट्रांसफर करेगा, तो बोलो मुझे क्या 1,50,000 में ही करेगा या कुछ और वैल्यू में होगा? बताओ, क्या हम लोग 1,50,000 लिखेंगे या कुछ और लिखना पड़ेगा? मैम क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि 10% अब कॉस्ट में भेजता है। अगर ये परचेज प्राइस 1,50,000 का है तो उसमें 10% ऐड करके ट्रेडिंग पीएल में मतलब स्टॉक अकाउंट में दिखेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल मेथड बनाएंगे तो अभी देखते हैं कौन सा मेथड बोला है, आगे पढ़ते हैं। सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट, ठीक है। ब्रांच रिपोर्ट क्या है कि उसने इतना सेल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल करके जितना भी आएगा
ये हम लोग अच्छा मेथड तो पहले हमें सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि इसको कैसे दिखाना है। वैसे सेल्स अपना हमेशा सेल्स वैल्यू पे दिखता है, यहाँ पर कभी भी कुछ चेंजेस नहीं होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ने डेटर से टोटल इतना कैश रिसीव किया है और ये रेफर भी कर दिया है हेड ऑफिस को। रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को जो स्टॉक रिटर्न बाय इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच, जो ब्रांच ने इतने का स्टॉक रिटर्न किया, ठीक है, और ये बोल रहा है ब्रांच के इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है, तो ब्रांच के पास तो इनवॉइस प्राइस ही होगा, क्योंकि देखो हेड ऑफिस कुछ भी चीज अगर 100 रुपीज में परचेस करता है तो ब्रांच को वो 110 में ट्रांसफर करता है। तो ब्रांच के पास अगर कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो उसके लिए 110 ही शो करेगा, जो कि इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि ब्रांच को तो पता नहीं है कि हेड ऑफिस ने क्या उस पे लोडिंग लगाया है। अब बोल रहा है द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 मार्च 53,400, ये इनवॉइस प्राइस पे ही है बोल रहा है, तो फिर हमें इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं। अब देखते हैं कौन सा मेथड हमें करना चाहिए। बोल रहा है रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इन द हेड ऑफिस बुक्स। तो इससे पता चलता है कि ये मेरा डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, इसीलिए बोला है कि हेड ऑफिस के बुक्स में। और वैसे भी ऊपर बताया हुआ था कि हेड ऑफिस ट्रांसफर करता है स्टॉक वगैरह, तो डिपेंडेंट तो हुआ ही हुआ। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2001, मतलब क्लोजिंग डेट पे बैलेंस दिखाओ एंड द ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो हमें बताना है फॉर 3 मंथ्स एंडेड ऑन दैट डेट। 3 मंथ्स का ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। तो हमें ना यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला है कि इस मेथड से करो। देखो ना तो हमें यहाँ पर बोला है कि ब्रांच अकाउंट बनाओ, ठीक है, ना तो बोला है कि हमें ट्रेडिंग पीएल बनाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है। कुछ भी बोला नहीं है मेथड, तो तुम लोग को जो ठीक लगे उस मेथड से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम तो रेकमेंड यही करते हैं कि सबसे आसान मेथड जो होता है एक ही अकाउंट में जो बनेगा, देखो एग्जाम में वो मेथड करना चाहिए जिसमें टाइम बचता है, बाकी देखो अपने अपने ग्रिप के ऊपर भी है। वो 7 लेजर्स वाला तो करो मत, क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा, मतलब स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो बचा दो मेथड, एक डेटर और एक जो है फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि डेटर मेथड करो, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट से काम हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो ट्रेडिंग पीएल भी कर सकते हो, हम अभी इसमें डेटर मेथड बना के दिखा देते हैं तुम लोगों को, तुम लोग चाहो तो बाद में ट्रेडिंग पीएल मेथड से भी कर सकते हो इसे, ठीक है। तो हम इसमें डेटर मेथड से दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडिंग पीएल कर लोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसका डेटर मेथड से करके दिखाते हैं, यहाँ ना कोई मेथड हमें बोला नहीं है पर्टिकुलरली, तो फिर हम लोग अपने मन से मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन इन द बुक्स ऑफ सेल विल, तो डेटर मेथड में क्या बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट, जिसको हम लोग अपने डेटर की तरह सोचते हैं। ब्रांच अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं ओपनिंग एसेट में हमारे पास क्या क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीटी। अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट देखो क्या बोला है, बोल रहे सेल वैल्यू कैरिड ऑन ए रिटेल बिजनेस ओपनड ए ब्रांच, मतलब ये रिसेंटली ब्रांच ओपन किया है, ठीक है, इसके पहले ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मुझे बोलो क्या इसका कोई ओपनिंग एसेट लाइबिलिटीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि जस्ट ओपन द ब्रांच एक्स, तो फिर इसका कोई ओपनिंग बैलेंसेस होगा, चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, या नहीं होना चाहिए। ब्रांच एक्स अकाउंट बोलो ओपनिंग होगा कि नहीं होगा। ये तो मैंने 11 वाला सवाल पूछा है, फैनन ने आंसर दिया है, तो नहीं होगा, ठीक है करेक्ट।
नहीं होगा, सैनोन ने आंसर दिया है नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसमें टू बैलेंस पीडी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उसके पास कुछ ओपनिंग कहाँ से आएगा, उसका तो यही स्टार्टिंग है, ठीक है। तो पहले बार वो ब्रांच एक्स अपने आप को ऑपरेट कर रहा है, तो और इसके पास गुड्स आया है कितना, इसके पास गुड्स आया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स। जैसे हम लोग डेटर मेथड में क्या करते थे, डेटर मेथड में हम लोग का जो है, ये देखो तुम लोग को याद है कि नहीं, हम एक बार दिखा देते हैं। देखो डेटर मेथड में हमें करना क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ तो है नहीं। ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग बनता है, टू गिवन और बाई जो है रिसिप्ट ऐसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। अभी इसमें तो इस पीडीएफ में है नहीं, जैम बोर्ड में तो हम दिखा नहीं पा रहे। टू गुड सेल टू ब्रांच, ठीक है। अच्छा कितना हो जाएगा गुड सेल टू ब्रांच, ये देखो 40 50 60 टोटल कर लेते हैं। ये हो गया जो नॉर्मल प्राइस दिखता है, ठीक है, उस पे प्लस 10%। ये परचेज प्राइस है, लेकिन इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है, तो 1,50,000 होता है इसका टोटल अगर करेंगे। इस पे 10% हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो 10% 15,000 हो गया, तो 1,65,000, ये देखो 1,65,000, ठीक है। अच्छा ऐसे मेथड में अगर जो है लोडिंग का बात होता है, तो फिर लोडिंग को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है साथ ही साथ, तो इसका लोडिंग एलिमिनेट करेंगे बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग, ठीक है। कितना लोडिंग आया था, 15,000, ठीक है। ये मेथड तो लास्ट दिन ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो ऐसे लोडिंग यहाँ पर डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये वाला एंट्री कर लिया। फिर बोल रहा है सेल्स, तो सेल्स को कैसे दिखाएंगे डेटर मेथड में, तो सेल्स को हमें बाय बैंक दिखाना पड़ेगा। देखो सेल करके जो पैसा आता है वो हेड ऑफिस को रेमिट हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स, सॉरी बाय बैंक, सेल्स बोल रहे बाय बैंक या कैश, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कितना पैसा सेल हुआ है ब्रांच में, इतना, ठीक है। और रेमिटेंस कितना होगा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, देखो इतना सेल हुआ है, रेमिट कितना हुआ है, जितना रिसिप्ट हुआ है। अब देखो क्या यहाँ पर बाकी चीज जो है सेल, देखो कैश सेल क्रेडिट सेल दो चीज होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है ओनली क्रेडिट सेल, मतलब ये पूरा का पूरा सेल जो 3 मंथ्स का है ये पूरा क्रेडिट सेल है। अब हम लोग मतलब ब्रांच एक्स जो है वो हेड ऑफिस को कितना पैसा ट्रांसफर कर सकता है, जितना उसने कलेक्ट किया होगा अपने डेटर से, ठीक है। तो सेल तो किया है देखो इतना 38 42 और 55, तो सेल क्या है 1,35,000 का, ठीक है। लेकिन पैसा कलेक्ट हुआ है 10 51 और 35, मतलब 1,06,000, तो इतना ही वो रेमिट कर पाएगा अपने हेड ऑफिस को, टोटल 135 नहीं रेमिट कर पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक बोल के 1,06,000, ठीक है। बाय बैंक बोल के 1,06,000 लिखना पड़ेगा रेमिटेंस, 1,06,000। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या बोला है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एंड रेमिटेंस टू हेड ऑफिस हो गया, रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच। अब ब्रांच ने स्टॉक रिटर्न कर दिया है हेड ऑफिस को, ठीक है। तो रिटर्न करने से कैसे होता है, देखो नॉर्मली रिटर्न करने से हम लोग इससे लेस करके लिख सकते हैं, अदरवाइज बाई साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न होने से बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न। अच्छा कितना रिटर्न हुआ है, रिटर्न हुआ है 1,200 600 2,400, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,200 600 2,400, तो ये हो गया 4,200। लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पे था, क्वेश्चन बताया था इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसका लोडिंग एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो लोडिंग कैसे एलिमिनेट होता है, जस्ट ऑपोजिट साइड में होता है, तो इसका लोडिंग इधर एलिमिनेट होगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच,
ठीक है, इसमें हो जाएगा लोडिंग। देखो जो गुड्स सेंड करने से ऐसे एंट्री होता है, इसका लोडिंग का भी जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री होता है। रिटर्न का भी ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ रिटर्न लिख देंगे तो समझ में आएगा ये लोडिंग रिलेटेड था, ये रिटर्न रिलेटेड था। अब इसमें कितना लोडिंग है, अब देखो कितना लोडिंग है, कैसे निकालेंगे। 4200 टोटल वैल्यूएशन है जो स्टॉक हमारा रिटर्न हुआ है। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है इक्विवेलेंट टू 110, इक्विवेलेंट टू 110 है। हमें लोडिंग निकालना है यानी 10 का वैल्यूएशन निकालना है। देखो ऐसे ये कैसे हुआ हम बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो। कॉस्ट प्रॉफिट और हो गया इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इसको लोडिंग बोल देते हैं प्रॉफिट की जगह। अगर किसी चीज का कॉस्ट 100 है तो 10 लोडिंग लगा के 110 में ट्रांसफर किया जाता है हेड ऑफिस के थ्रू से ब्रांच को। तो अगर इनवॉइस प्राइस का वैल्यूएशन है 4200 तो मुझे लोडिंग निकालना है। तो 4200 इज इक्विवेलेंट टू 110, मतलब यूनिटरी मेथड 110 अगर 4200 से इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट टू 4200 डिवाइडेड बाय 110 देन 10 इक्विवेलेंट, तो इंटू 10 हो जाएगा, वही किया है मैंने। 4200 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। अब देखते हैं कितना आता है। 4200 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 पॉइंट में आएगा 381.8 है, हम इसको 382 कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 8 था तो मैंने इसको 382 कर लिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या डेटा दिया है। बस और कुछ नहीं है, बस अब यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बताया है 53,400 इनवॉइस प्राइस पे ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। जो क्लोजिंग एसेट बाई बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग एसेट ओपनिंग ना तो कुछ एसेट लाइबिलिटी था और क्लोजिंग में कोई लाइबिलिटी नहीं आया। तो क्लोजिंग एसेट में एक तो हमारे पास स्टॉक जो कि हमें बता ही दिया है कितने का है, क्वेश्चन में ही बता दिया है, ये टोटल करके दे दिया है 53,400। और ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसका भी लोडिंग हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। लोडिंग हमेशा ऑपोजिट में एलिमिनेट होता है। इसको हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व या क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग बोल के भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हाइफन देके लोडिंग या फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। कितना लोडिंग होगा, सेम कंसेप्ट। 53,400 इनवॉइस प्राइस पे है, यानी ये 110 से इक्विवेलेंट है, तो 10 इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, तो 53,400 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 4855, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कर दिया, पॉइंट के बाद 5 था। अच्छा क्या हमारे पास क्लोजिंग में कोई और एसेट आ सकता है, तुम लोग बता सकते हो क्या कोई और एसेट आ सकता है, बोलो। ये देखो ज्यादा डिटेल्स है ही नहीं इसमें, बस तुम लोग को एक छोटा सा चीज मुझे बताना है। क्लोजिंग में क्लोजिंग स्टॉक तो आया क्लोजिंग एसेट में, लेकिन और एक एसेट आ सकता है, वो क्या है बोल सकते हो। मैम डेटर्स। हाँ डेटर्स, क्योंकि टोटल सेल तो इतना हुआ था जिसमें से कलेक्शन इतना हुआ है। सैनम ने भी आंसर दिया, देखते हैं। हाँ डेटर। तो ये देखो, तो फिर इसके बाद मुझे ये बताओ, ये दोनों डेटा को ध्यान में रख के फिर क्लोजिंग डेटर कितना होगा। क्लोजिंग डेटर मतलब जो मुझे मिला नहीं मिलने वाला है वही तो मेरा क्लोजिंग डेटर होगा। तो कितना बैलेंस आएगा बताओ, बिना अकाउंट ओपन किए भी तो कर सकते हो, बोलो कितना आएगा। जस्ट देख के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा क्लोजिंग डेट। मैम 29,000। 29,000 आएगा। ये देखो इतना हम लोगों ने सेल किया है, इतना कलेक्ट हुआ है, तो बाकी जो बैलेंस हो रहा है वही हम लोग का क्लोजिंग डेटर होगा। तो सैमुल ने आंसर दिया है 29,000, हाँ ठीक बात, 29,000 होगा, ठीक है। तो इसके लिए डेटर अकाउंट ओपन करना जरूरी नहीं है, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये जो है बेकार टाइम जाएगा, ये यहीं पर हो जाएगा। ये देखो डेटर, यहाँ पर सेल जितना हुआ है माइनस कलेक्शन, सेल कितना हुआ है ये टोटल कर लो 38, 42, 55। वन लैख 35, ठीक है, 1,35,000
ये इतना सेल हुआ था और कलेक्शन कितना हुआ है देखो, जो जितना रेमिट हुआ है 1,06,000 माइनस 106 कर लेते हैं, मैंने वो 330 हटा के किया है तो 29,000। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग को अकाउंट बनाना है तो भी बना सकते हो, ये देखो वर्किंग नोट में बन जाएगा। अगर कोई चाहते हो कि मुझे अकाउंट बनाना है मेमो डेटर का बना सकते, मेमो मतलब रफ वर्क, ठीक है। मेमो डेटर ये देखो ऐसे हो जाएगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है। सेल्स कितना होगा 1,35,000, ठीक है। बाई कैश या बैंक, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये कितना है 1,06,000, ठीक है। तो बाई बैलेंस सीटी, बाकी इसका देखो जरूरत नहीं है, एक ही तो डेटा है, कुछ भी तो और नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये करना मैंडेटरी नहीं होगा इस केस। एक डेटा से तो ऐसे ही कैलकुलेटर पे निकल जाता है, 2-3 डेटा होता है तो अलग बात। अच्छा 15,000 प्लस 4,200 1,06,000 प्लस 53,400 प्लस 29,000 2,07,600। अभी भाई माइनस करके देखो, 1,65,382 4,855 37,363 37,363 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल, ठीक है। जनरल पीएल का मतलब होता है जो ओवरऑल एक पीएल बनता है वो, ये तो देखो ब्रांच वाइज बन रहा है, जैसे ब्रांच एक्स का बन रहा है, इनका कोई और ब्रांच होगा तो उसका भी बन रहा होगा, लेकिन सभी का पीएल जाके ओवरऑल हम लोगों का जो मेन पीएल है पूरे बिजनेस मतलब सेल वेल का जो पीएल है वहां पर चला जाएगा हर एक ब्रांच का, ठीक है। फिर ओवरऑल एक जो है डेटा कलेक्ट होके ओवरऑल जो है एक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। तो देखो इलास्ट्रेशन 4 ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये भी हम लोगों ने किया। अब देखो इलास्ट्रेशन 5 ये वाला हम लोग बनाते हैं। देखो इसमें बोला क्या है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच ऑफ बेस्ड न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच। गुड्स जो है ब्रांच में भेजा जाता है कॉस्ट प्लस 20%, मतलब अगर 100 रुपीज का कोई भी चीज ब्रांच सॉरी हेड ऑफिस परचेस करता है तो वो जब उस चीज को ब्रांच को भेजता है तो उसपे 20 रुपीज लगा के 120 में भेजता है, ठीक है। सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 50% है। अच्छा अब देखो इसमें हमें ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 50% है, अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बार देख लेते हैं अदर इंफॉर्मेशन में क्या है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इनवॉइस प्राइस पे ही दिख रहा है, ये सब ब्रांच का डिटेल्स है, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच को जितना स्टॉक भेजा गया था, इनवॉइस प्राइस पे। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड एट द ब्रांच, ब्रांच में जो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है वो दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एसर्टेन, क्या फाइंड आउट करने बोला है, द प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना ब्रांच ने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब ब्रांच का कितना स्टॉक रिजर्व आएगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। किसका स्टॉक रिजर्व आता है, प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट, जो लोडिंग लगा के हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है वो स्टॉक में से जो स्टॉक नहीं सोल्ड आउट होता है उस पे तो प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे मान लो कि ये देखो, ये मैंने जब ये तुम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट बताया था तब एक बार समझाया, अगेन बोलते हैं देखो 100 रुपीज का हेड ऑफिस को पड़ा, हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को दिया तो 120 में दिया, ठीक है। अब मान लो ब्रांच ने एक स्टॉक नहीं बेचा जो 120 का था, नहीं बेच पाया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए। अब देखो तुम लोग को पता है AS2 हमें क्या बोलता है, AS2 जो है वो हमें बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा होना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इसका एक्चुअली कॉस्ट कितना है 100 है। अब ये तो लोडिंग लगाया हुआ है, तो लोडिंग को जो है हम लोग बिजनेस पर्पस में लोडिंग का यूज कर सकते कि भाई हम अपने ब्रांच को रिवील नहीं करना चाहते कि एक्चुअली हम कितना प्रॉफिट कमाते, इस वजह से हम लोडिंग लगा के दे रहे हैं, ठीक है।
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अपने बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब हमें रियल वैल्यूज को दिखाना पड़ता है। तो हेड ऑफिस जब ब्रांच का अकाउंट अपने पास बनाएगा, उसे तो पता है वो 120 का नहीं है 100 का है, तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है 20, तो वही हमें कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला है। और जो स्टॉक ब्रांच बेच देता है, मान लो 120 का कोई स्टॉक उसने बेच दिया, तो उसमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बेचने से प्रॉफिट रिकवर होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें, यहाँ भी देखो हमें ना कोई मेथड्स नहीं बोला है कि पर्टिकुलर ये मेथड यूज करो, तो हम लोग इसको कौन सा मेथड यूज करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते। चलो इसको ट्रेडिंग पीएल वाले मेथड से करके दिखाते हैं। ठीक है, इसमें भी पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं बोला है, तो फिर ट्रेडिंग पीएल मेथड से हम लोग बनाते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट्स वाला मेथड से बना के दिखाते हैं। इलास्ट्रेशन 5 in the books of West New Delhi, Jammu branch account for the, सॉरी जम्मू ब्रांच बोले, जम्मू ट्रेडिंग पीएल, क्योंकि मैंने फाइनल अकाउंट्स बोला ना, तो वही मेथड से करके ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर ended, for the year ended 31st March 2000। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि गुड्स भेजा जाता है 20% प्रॉफिट लगा के, बेचा जाता है 50% सेल प्राइस में। अच्छा, इसका हम लोग एक डिटेल्स यहाँ बना लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना लगभग इतने जगह पे बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर तुम लोग को एक वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, इससे भी कम जगह पे कहीं जाते हैं, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, देखो अगर हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है तो कितने में कर रहा है, ब्रांच को जब ट्रांसफर कर रहा है तो इसी चीज को 120 में कर रहा है। जब ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है हेड ऑफिस, तो 20%, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है तो ही हम कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस 20% में कर रहा है। ठीक है, 20% एबव कॉस्ट में कर रहा है। ठीक है, तो हेड ऑफिस जब ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है 100 का चीज 120 में ट्रांसफर कर रहा है, 100 वाला चीज 120 में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और सेल प्राइस क्या बोला है, ब्रांच को कितने में सेल करना है, ब्रांच को बोला है सेल प्राइस कितना लगाना है, यही 100 वाली चीजों का सेल प्राइस क्या लगाना है, बोला है कॉस्ट प्लस 50%। तो मुझे बोलोगे सेल प्राइस कितना लिखना चाहिए, मुझे कॉस्ट प्लस 50% बोला है, बोलो कितना होगा। ये सब डिसाइड कौन करता है, ऑब्वियसली हेड ऑफिस करता है। हेड ऑफिस बोला मेरा कॉस्ट प्राइस 100, हम ब्रांच को 120 में ट्रांसफर करेंगे और बेचने के लिए बोलेंगे कॉस्ट प्लस 50 में, तो बोलो कितना होगा, 150। 150 और सैनन ने भी आंसर दिया है 150। हाँ ठीक है, आंसर 150 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है स्टॉक एज ऑन 1/4/2001, इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है 2,20,000। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच में, तो इसको हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल मेथड में लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और ये जम्मू ब्रांच के अकाउंट में ये स्टॉक दिख रहा है कितने पे, 2,20,000 पे, जो कि इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही इनवॉइस प्राइस पे है, यहाँ देखो लोडिंग वोडिंग एलिमिनेट नहीं करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट वाले मेथड पे, मतलब फाइनल अकाउंट्स वाले मेथड पे एलिमिनेशन का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस पे इसके बाद देखो गुड्स सेल
ड्यूरिंग द ईयर, तो गुड्स भेजा गया है 11 लाख का, तो जैसे हम लोग टू परचेज लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। 11 लाख ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन हमें बता रहा है। फिर सेल्स, बाई सेल्स 12 लाख, और क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस बोला है तो ये हम लोग पीएल में दिखा देते हैं, बोला तो नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो अगर डायरेक्ट होता तो ट्रेडिंग में ही आ जाता, अब यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये जो है पीएल में दिखा देंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्सपेंसेस 45,000, बस और तो कुछ था नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, हमें नहीं पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक का प्रिपेयर करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे देखो तुम लोग जो मेटेरियल कॉस्टिंग कर रहे हो वहां पर भी सीखे हो, और वैसे भी फाइनल अकाउंट्स जब किया है तब भी सीखे हो। बोलो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना चाहिए, बताओ। फाइनल अकाउंट्स जब किया है तुम लोगों ने सभी ने 11 में, या अभी मेरे पास भी कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने सिखाया है रिसेंटली मेरे फाइनल अकाउंट्स वाले क्लास में, जो लोग कर रहे हो, और जिन्होंने, जिनका नहीं है उनको तो नहीं करवा रहे, तो उन्होंने कभी तो किया होगा 11 में, फाउंडेशन अगर पढ़े हो तो फाउंडेशन में, बोलो कॉलेज में कहीं ना कहीं तो किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है, अगर मेरे पास ये सब डेटा अवेलेबल है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। और रिसेंटली मेटेरियल कॉस्टिंग में भी हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, या कॉस्ट के बेसिक में भी, सभी का मेरे पास किया हुआ है, चाहे कोई भी क्लास। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। है ठीक, सही बात। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नहीं सर, सेल्स नहीं होगा, सीओजीएस होगा, ठीक है, नील ठीक बोले, चल सेल्स नहीं होगा, सेल्स होने से गलत हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक, हाँ बोलो, সেকেন্ড হবে না, বলো কি আওয়াজটা পাচ্ছি, আওয়াজটা খুব স্লো আসছে। সেল কেন হবে না? সেলস কেন হবে না, কারণ সেলসে প্রফিট থাকে, সেলস তো হবে। আমরা তো ক্লোজিং স্টক বের করছি, सीओजीएस লাগবে, ঠিক আছে, सीओजीएस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। কস্ট অফ গুড সোল্ড হবে এই জন্য কারণ ওপেনিং স্টকটা কস্টে আছে, পারচেজটাও কস্টে আছে, তো সেলস তো আমার প্রফিটে আছে, কি করে হবে, তাহলে তো আমার ম্যাচ হবে না, ওই জন্য सीओजीएस लेना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 2,20,000 है तो हम लोग 2,20,000 लेंगे। परचेज, परचेज 11 लाख, अच्छा, अब हमें लेस करना पड़ेगा सीओजीएस, ठीक है। अब सीओजीएस कैसे निकालोगे, सीओजीएस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब इसका ये क्या है, ये है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब तुम लोग बोलोगे ये तो कॉस्ट में नहीं है, ये तो इनवॉइस प्राइस में है, हाँ इनवॉइस प्राइस में है, लेकिन ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है, ब्रांच के लिए कॉस्ट है उसको जितने में मिला है। ब्रांच को तो पता है कि हर एक चीज का कॉस्ट 120 है, देखो ब्रांच के लिए ये भी इक्विवेलेंट टू 120 है, ब्रांच के लिए ये भी इक्विवेलेंट टू 120 है, लेकिन सेल्स ब्रांच के लिए कितना है, इक्विवेलेंट टू 150 है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो कि ब्रांच को पता है, हेड ऑफिस को जो पता है, हेड ऑफिस को तो पता है, हेड ऑफिस को पता है कि ब्रांच अगर मेरा एक भी स्टॉक बेचता है तो मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये चीज मैंने तुम लोग को अलग अलग करके दिखाया था जब हम लोग डेटर मेथड सीख रहे थे, ठीक है, ऑन दैट मोमेंट एकदम स्टार्टिंग में अनरियलाइज प्रॉफिट में सिखाया है मैंने। और यहाँ पर देखो हेड, यहाँ पर अगर देखोगे तो
सॉरी इससे इसका नहीं, इससे इसका। ब्रांच के लिए प्रॉफिट कितना है? ब्रांच के लिए प्रॉफिट है 30 रुपीज, ठीक है। अभी हम लोग ब्रांच का सीओजीएस निकालना चाहते हैं, तो हमें उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाया हुआ है। ये भी इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे यहाँ इनवॉइस प्राइस पे ही तो दिखाना पड़ेगा। और ये मेरा क्या है? सेल प्राइस। और इसका जीपी इधर आएगा, इस सेल में जो प्रॉफिट छुपा हुआ है ये इधर आएगा, तब जाके ये बैलेंस होके आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें एलिमिनेट करने का, लोडिंग का जरूरत नहीं होता, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं भी करोगे चलेगा, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको ब्रॉट डाउन करके हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये चीज बताओ कि यहाँ पर जो सीओजीएस है वो कितना आएगा? बोलो सीओजीएस कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एकदम बचपन वाला चीज है। अभी मैंने 3 बार तुम लोगों को यहाँ पर इक्विवेलेंट मेथड करके दिखाया है, ठीक है। हर एक पॉइंट को तो सीखना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने तो यहाँ पर अभी अभी सिखाया कैसे इक्विवेलेंट करके निकाला जाता है, ठीक है। तो तुम लोग को अगर यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक को, तो तुम लोग को कितनी इक्विवेलेंट वैल्यूज चाहिए? 120। ये 150 का दिख रहा है, तुम लोग को 120 का निकालना है। देखो ये सब ना बहुत कॉमन बात है। ये चीज में देखो एग्जाम में कुछ भी बदल के दे सकता है, लेकिन तुम लोग को कॉमन चीज तो याद रखना पड़ेगा। ये हर एक टॉपिक में हम क्या बोले, 9,60,000 सैनोन का आंसर आया है। तुमको बताते हैं सही है कि नहीं। 120 by 150 into cells. 120 बाई 150 ना, है 120 बाई 150 इंटू 6 है, ठीक बोले। आंसर तो 3,60,000 होना चाहिए। आंसर 3,60,000 होगा। सैनोन ने 9,60,000 दिया है, 9,60,000 नहीं होगा, 3,60,000 है। नील ठीक बोले कैलकुलेशन। देखो ये कॉमन चीज है, हमें हर जगह पे ये मैथ्स का बेसिक चीज है, यूनिटरी मेथड करके चीजों को कैलकुलेट करना। ये देखो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये कोई नया चीज लेकिन नहीं है, ठीक है। 12 लाख ये इक्विवेलेंट टू 150 है, क्योंकि सेल प्राइस इक्विवेलेंट टू 150। मुझे निकालना है इसका कॉस्ट, तो ब्रांच के लिए इसका कॉस्ट 120 के बराबर है, ठीक है। तो हमें 120 करके क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सैनोन अगर इसका वैल्यू बोल रहे थे तो हो सकता है 9,60,000 होगा। मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया, रुको सही हुआ होगा तुम्हारा, देख लेते हैं। 12 लाख यहाँ Ma'am, पर 9,60,000. है 9,60,000। हाँ सैनून का भी ठीक हुआ, मैंने ना ओवरऑल आंसर देख के बता दिया, इसलिए 9,60,000 ठीक हुआ है। 2,20,000 प्लस 11 लाख माइनस 9,60,000 सीओजीएस, ठीक है। अब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 9,60,000 माइनस कर देते हैं, प्लस 11 और 2 14,20,000 4,60,000। अच्छा ये 3 लाख होगा, मेरा गलत हो गया होगा। 220 11 माइनस 9,60,000 होगा। देखो ये सब ना हर क्वेश्चन में ये सब चीज आ सकता है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन वाइज कभी चेंज नहीं होता, ये तो रूल्स है कैलकुलेशन करने का, हमें जैसे कैलकुलेट करने को बोलेगा वैसे करेंगे। ये चीज कॉस्ट में भी आ सकता है, इवन अकाउंट्स में भी आ सकता है। अकाउंट्स तो तुम लोग कर रहे हो, कोई भी चैप्टर में ऐसा चीज आ सकता है। ये ऐसा नहीं कि ब्रांच का ही कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग का हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब इसका टोटल कर देखो। अब प्रॉफिट क्यों आएगा, क्योंकि ये 120 में है, ये 120 में है, ये 120 में है, ये 150 में है, ठीक है। क्योंकि इतने इतने वैल्यूज का डेटा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 15,60,000, ये भी हो गया 15,60,000 माइनस 11 13 14 14,20,000, तो 1,40,000
सॉरी 13 लाख होगा, ये 1 लाख नहीं, ये 2,40,000 आ रहा है माइनस, ठीक है, एक बार चेक कर लो, ये मैंने 14 लाख कर दिया, इस वजह से 13 लाख आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2,40,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,40,000, ठीक है। और यहाँ तो कोई एक्सपेंस था ही नहीं, यहाँ पर निकालो नेट प्रॉफिट, $2,40,000 माइनस 45,000, 1,95,000, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया 1,95,000। तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करने बोला था, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच, इसीलिए हमें लोडिंग एलिमिनेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ब्रांच को कितना प्रॉफिट दिखेगा, 120 और 150 का गैप, वही हम लोगों ने दिखाया, लेकिन ये बोला है कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना है वो दिखाओ, ठीक है। हमें ये नहीं बोला है कि मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखाओ, ठीक है, वो नहीं बोला है, हमें बोला है ब्रांच का प्रॉफिट एसर्टेन करके दिखाओ, ठीक है। फिर बोला है, अगर बोलेगा ना कि एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो एक्चुअल प्रॉफिट ये नहीं होगा, ये तो हो गया हमारा 150 और 120 का गैप, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा इतना है, हम लोगों ने ये जो दिखाया है 30 के इक्विवेलेंट दिखाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच, ठीक है, ये बोला है। फिर बोला है ब्रांच का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके दिखाओ इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो वो कहां पर दिखा है, चलो ये इधर साइड में दिखा देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है, हमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक रिजर्व in respect of अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मैंने यूपी लिख दिया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉक रिजर्व, अब देखो कितना स्टॉक नहीं बिका, 3,60,000, इसी में मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी लोडिंग छुपा हुआ है, ये कितने के इक्विवेलेंट है, ये 120 का इक्विवेलेंट है, इस पे लोडिंग कितना लगा हुआ है, 20 लोडिंग लगा हुआ है, 120 में 20 लोडिंग लगा हुआ है, तो इनटू कितना करना पड़ेगा, 20 करने से पता चलेगा कि स्टॉक रिजर्व कितना है, ठीक है। तो ये देखो 0 0 कैंसिल, 2 6 12 और ये हो गया 60,000, ठीक है। ये देखो 60,000 जो है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करने को हो गया। इसीलिए हमें यहाँ पर लोडिंग वोडिंग दिखाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमें ब्रांच कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो बोलेगा। जैसे अगर ब्रांच एक स्टॉक बेचता है तो ब्रांच 30 प्रॉफिट कमाएगा, और बोला जाएगा कि बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट देन हो रहा है 50, 100 का 150, और अगर ब्रांच का प्रॉफिट तो 120 का 150, ब्रांच को तो लग रहा है 30 प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट 50 रुपीज का है। हमें बोला है ब्रांच का प्रॉफिट दिखाने, तो हम लोगों ने इसीलिए ब्रांच का प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 4 और 5 ये देखो, जो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था वो मैंने करवा दिया, इलास्ट्रेशन 4 और 5 ये दोनों हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, इलास्ट्रेशन 6, ये हमें ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला था, ये हम लोग का हो गया था पहले, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6 ये हम लोगों ने डेटर मेथड पे कर लिया था, स्टॉक डेटर मेथड में। इलास्ट्रेशन 7 ये वाला करेंगे, देखो बोल रहा है अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। तो अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली जो कंपनी है दिल्ली का, वो घी और तेल बेचती है। इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ, ब्रांच लखनऊ में है। He dispatches 25 tin of oil at the rate of 1,000 per tin and 15 tin of ghee at the rate of 15 per tin on 1st of every month, हर मंथ के फर्स्ट डे पे, ठीक है। तो ये जो हेड ऑफिस मतलब जो दिल्ली में है वो 25 टीन ऑयल भेजते हैं 1,000 रुपीज पर टीन करके, और 15 टीन घी भेज देते हैं अपने ब्रांच को लखनऊ को 1,500 पर टीन करके। द ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर, ब्रांच कुछ एक्सपेंडिचर खुद से करता है विच मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। अच्छा, ब्रांच जो है अपने यहाँ पर मतलब लखनऊ में खुद कुछ खर्चा कर लेता है, कैसे करता है, सेल करके जो कलेक्शन होता है उसी पैसे से खर्चा करता है, अपना जो जरूरत का खर्चा होता है। दिस इज इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ऑफिस खर्चा नहीं पे करता है, हेड ऑफिस खर्चा पे करता है ब्रांच के लिए, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, मतलब थोड़ा बहुत हेड ऑफिस थोड़ा बहुत ब्रांच मिलजुल के करता है। ब्रांच को भी थोड़ा सा जो है
फ्रीडम दिया गया है कि जो कलेक्शन आता है उससे तुम भी थोड़ा खर्चा पे कर दिया करो, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इजी है लेकिन पढ़ने का तरीका है, देखो ये जो दिया हुआ है ना इसको पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे ये देखो दिल्ली, ये लखनऊ, मतलब ये ब्रांच का डिटेल्स है, ये हेड ऑफिस का डिटेल्स है, ठीक है। तो परचेज देखो, दिल्ली मतलब हेड ऑफिस घी और ऑयल कितना कितना परचेज करता है, इतना। अब यहाँ पर क्यों खाली दिया हुआ है, क्योंकि लखनऊ ब्रांच कभी भी घी या ऑयल परचेज नहीं करता, ये ब्रांच हेड ऑफिस से लेता है, ये ब्रांच हेड ऑफिस से लेता है, इसलिए यहाँ पर खाली दिया हुआ है, डैश डैश दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रांच का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इतना। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो एक्सपेंस पे करता है किसके लिए, ब्रांच के लिए, वो है 14,250। सेल्स, तो सेल्स देखो दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वो भी अपना सेल करता है तेल और घी का, और जो लखनऊ ब्रांच है वो भी अपना सेल करता है, दोनों का जितना जितना सेल है दिखाया है। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, बोल रहा है लखनऊ ब्रांच की उनका इतना कलेक्शन हुआ है लेकिन इसमें कैश सेल भी है। कलेक्शन नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फॉर क्रेडिट सेल, कलेक्शन लैंग्वेज की, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्योंकि कैश में ना कलेक्शन का बात नहीं होता है, कैश तो ऑन दैट मोमेंट पे होता है। मतलब ये जो अमाउंट है इसमें कैश सेल का भी रिसिप्ट अमाउंट है, प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर का भी यहाँ पर डेटा गिवन है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बोल रहा है रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब जो ब्रांच है यानी लखनऊ से दिल्ली यानी हेड ऑफिस में 6,13,250 जो है रेमिट किया गया है, तो ये रेमिटेंस का पैसा कैसा होगा, ये जो कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, मतलब क्रेडिट सेल से जो भी पैसा आया वही यहाँ पर रेमिट हुआ होगा, तो रेमिटेंस में भी कैश सेल का कलेक्शन होगा, और मतलब कैश सेल का अमाउंट और कलेक्शन फ्रॉम डेटर का अमाउंट होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है दिल्ली, फिर यहाँ पर दिल्ली बोल के पूरा डेटा दिया है, मतलब ये पूरा हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का क्या डेटा दिया हुआ है, बोल रहा है कि स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, हेड ऑफिस में इतना ओपनिंग स्टॉक है ऑयल एंड घी का, ठीक है, इतना क्लोजिंग स्टॉक है, ये पूरा ही हेड ऑफिस का है। डेटर, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर कुछ नहीं दिया हुआ है। कैश ऑन हैंड, ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर फिटिंग्स, ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। ये सब हमें हेड ऑफिस का डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन काफी बड़ा दिखेगा तुम लोग को लेकिन आसान है, ठीक है। नॉर्मली यही होता है कि क्वेश्चन का लेंथ जब बड़ा होता है ना क्वेश्चन आसान होता है। फिर यहाँ पर देखो लखनऊ दे दिया है, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ब्रांच के दी हुए है, तो ब्रांच का देखो ओपनिंग स्टॉक फॉर घी ऑयल एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर घी एंड ऑयल। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं था, मतलब कोई क्लोजिंग डेटर इनका नहीं है, यहाँ इन्होंने डैश दे दिया, मतलब यहाँ पर इनका कोई क्लोजिंग डेटर है ही नहीं, लेकिन इनका कुछ क्लोजिंग डेटर होगा, वो तो होगा ही। देखो ना हम लोगों ने देखा ना कैश और क्रेडिट सेल का कलेक्शन और कितना रेमिट हुआ है, तो इसका मतलब अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर तो हो ही सकता है, जो कि हमें यहाँ पर बोल भी दिया है कि डेटर का क्लोजिंग निकालो। कैश ऑन हैंड, ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर फिटिंग्स, ओपनिंग क्लोजिंग। प्लांट मशीनरी नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, नॉर्मली प्लांट मशीनरी हेड ऑफिस के पास ही होता है, ब्रांच में नहीं होता है, ठीक है। तो इनका प्लांट मशीनरी है, इनके पास कोई प्लांट मशीनरी नहीं है। हाँ फर्नीचर इन्हें भी दिया गया है बिजनेस करने के लिए, बट इनका कोई प्लांट मशीनरी वाला फैसिलिटीज नहीं है। एडिशन टू प्लांट मशीनरी ऑन 1/1/2001 6,02,750, बोल रहा है कि 1 जनवरी 2001 को नया प्लांट मशीनरी 6,02,750 का एडिशन हुआ था, तो ये कहां पर हुआ था, ऑब्वियसली हेड ऑफिस में, क्योंकि प्लांट मशीनरी हेड ऑफिस के पास ही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या बोला है। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, फर्नीचर फिटिंग्स का डेप्रिशिएशन होगा 10%, प्लांट मशीनरी का 50%, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर, बोल रहा है ये सब ऊपर जो फिगर्स है उसमें ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेयर एज द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
यहाँ पर दो मैनेजर है, एक है ब्रांच का मैनेजर और एक है जनरल मैनेजर। ब्रांच मैनेजर को कैसे कमीशन दिया जाता है? 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये बताएंगे क्या होता है। और जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% उनको भी ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है जनरल मैनेजर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस 24,000। बोल रहा है जनरल मैनेजर को कमीशन के अलावा एक जो है सैलरी भी मिलता है, और जनरल एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस ने इनकर्ड किया है 24,000। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, हमें यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है ब्रांच अकाउंट बनाओ, मतलब कौन सा मेथड होगा? अगर ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है तो ये बनता है हम लोग का डेटर मेथड, ठीक है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट जो है वो सिर्फ डेटर मेथड में बनता है। अगर ब्रांच स्टॉक बोलता तो स्टॉक डेटर मेथड होता, ठीक है, और ट्रेडिंग पीएल बोलेगा तो फिर फाइनल अकाउंट्स मेथड होगा। ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड आल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शंस, मतलब ओनली हेड ऑफिस का भी हमें ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए बोला गया है। तो ब्रांच के लिए, ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाओ यूजिंग डेटर मेथड, और जो है अर्नोल्ड यानी जो हेड ऑफिस है उनका ट्रेडिंग पीएल हमें बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। ठीक है, बस ये दो चीज हमें प्रिपेयर करके देना है, इसीलिए इतना सारा डेटा दिया हुआ इलास्ट्रेशन से। इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड, हेड ऑफिस जो नाम है, ठीक है, फिर यहाँ पर देते हैं लखनऊ ब्रांच, क्योंकि हेड ऑफिस के बुक्स में ही ब्रांच का अकाउंट बनेगा। लखनऊ ब्रांच अकाउंट, हमें डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके देना है पहले। पूरा ही जगह लग जाएगा, और पीछे बना लेते हैं हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st of December, दिसंबर था शायद, ईयर एंड, हाँ ये देखो ईयर एंड 31st December 2001, एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शंस। अच्छा, क्योंकि ये हम लोग का डेटर मेथड है तो इसमें हम लोग का होता है ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ठीक है। तो टू बैलेंस भी देखते हैं क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ऊपर हमें क्या बोला था? ऊपर बताया था कि जो डिस्पैच किया गया है वो कितना स्टॉक डिस्पैच किया गया है, लेकिन इस मेथड में तो पहले ओपनिंग एसेट लिखना पड़ता है। तो हम लोग जाते हैं लखनऊ ब्रांच के ट्रांजैक्शन में, यहाँ हमें लखनऊ ब्रांच का रिलेटेड ओपनिंग एसेट लाइबिलिटीज कुछ है तो दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो है, एसेट है, स्टॉक का है घी ऑयल, क्लोजिंग भी है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक घी ऑयल। अच्छा, घी कितना है? 17,000, ऑयल 27,000, 17,000, ऑयल 27,000। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और कोई एसेट है। डेटर है 75,750, कैश है कैश है 7,540, फर्नीचर फिटिंग्स है। अच्छा, कैश है 7,540, कैश ऑन हैंड।
फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हम ऐसे FF लिख देते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 6250। ठीक है, सेम तरीके से क्लोजिंग बैलेंसेस भी है, तो क्लोजिंग को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे के साइड में बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग में क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में ऑयल, घी, ये देखिए ऑयल, घी और ऑयल, अच्छा 13250 घी है, ऑयल है 44750, घी ऑयल डेटर, डेटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, नंबर मैंने अभी नहीं लगाया, जितना नंबर वर्किंग नोट होगा लिख देंगे। कैश ऑन हैंड 12350, 12350 कैश ऑन हैंड, बस देख देख के ही लिखना है। फर्नीचर फिटिंग्स 5625, बस इतना है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये हो गया, देखो ये डेटा पूरा का पूरा, और ये डेटा हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर बाकी लखनऊ ब्रांच का बाकी डिटेल्स देखते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे किया है 14250, ठीक है। अच्छा, और इसके आगे देखो हेड ऑफिस ने हर मंथ के स्टार्टिंग में स्टॉक भेजा है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टू गुड सेल, टू गुड सेल टू ब्रांच, ऑयल ही, एक सेकेंड रुको तुम, एक मिनट, तुम लोग कैलकुलेशन करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कोई बिल नहीं कर रहा, तो कोई आया नहीं। ठीक है, देखो तो ऑयल, ठीक है, ऑयल कितना हो जाएगा, देखो 25 पर टीन करके, ठीक है, 25 पर टीन करके, और देखो ये जो है हम लोग ये 10,000 लिख दिए गलती से, 1000 पर टीन करके, और ये देखो इन्होंने हर मंथ के स्टार्टिंग में भेजा है, तो ये तो हम लोग पूरे एक साल का बना रहे हैं, देखो ये हम लोग पूरे एक साल का बना रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्रांच अकाउंट का डिटेल्स बन रहा है पूरे एक साल का, तो अगर मंथ के स्टार्टिंग में है तो 12 मंथ्स में कितना होगा, ठीक है, तो ये देखो 25 इंटू 1000 इंटू 12, ये हो गया 3 लाख, इतना स्टॉक ट्रांसफर होगा। अच्छा, यहाँ पर घी का देखो, घी का हो जाएगा 15 टीन 1500 करके, एक एक टीन 1500 करके 15 टीन ट्रांसफर होता है, हर मंथ के स्टार्टिंग में होता है, तो 12 मंथ्स में कितना होगा, तो 15 इंटू 1500 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2,70,000।
ठीक है, ये टू गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच को इतना स्टॉक ट्रांसफर किया गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये परचेज हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हेड ऑफिस का जो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाने बोला है ना, वहां पर हम लोग लिख देंगे। देखो ये वाला जो परचेज है, ठीक है, तो ये वाला परचेज लिख देते हैं। अभी यहाँ पर दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, क्योंकि इनका भी ओपनिंग स्टॉक था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू परचेज। यहाँ पर घी, ठीक है, घी का क्वांटिटी देखो कितना है, 14,75,000। तो इतना इन्होंने खरीदा है और इसमें से ट्रांसफर किया है अपने ब्रांच को। ठीक है, ट्रांसफर किया है अपने ब्रांच को। कितना घी ट्रांसफर किया है अभी यहाँ पर नोट डाउन किया, देखो 2,70,000, तो लेस कर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12,05,000। और घी के अलावा इन्होंने ऑयल भी परचेस किया है, जिसमें से भी अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया है, वो भी लेस हो जाएगा। तो इन्होंने ऑयल कितना परचेस किया है, 29,32,000, और अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया है ऑयल 3 लाख। ठीक है, तो ऑयल 3 लाख ट्रांसफर किया है, तो 3 लाख माइनस कर 26,32,000। ठीक है, इतना ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, और क्या डेटा लिखना पड़ेगा, देखो हम लोगों ने ये डेटा लिख लिया। ठीक है, फिर बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ये हेड ऑफिस का एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंस 3,83,275। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,83,275, 3,83,275। अच्छा, सेल्स है, ये लखनऊ ब्रांच का है 14,250। अच्छा, इनका सेल्स लिख ले, ये इनका सेल्स लिख लेते, इधर दिख रहा है ये वाला, फिर नेक्स्ट उस पेज में लिखेंगे घी और ऑयल बाई सेल्स। बाई सेल्स घी ऑयल, ये हेड ऑफिस से सेल है 18,46,350। 18 लाख, आउटर में ही लिख देते हैं 18,46,350, और 27 कितना था, 27,41,250, 41,250। ठीक है, ये हो गया सेल्स का डेटा। अच्छा देखो, हम लोगों ने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये दोनों लिख लिया। ठीक है, अब इधर का देखो, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब लखनऊ ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस ने 14,250 पे किया है। तो हम लोग डेटर मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, जो भी हम लोगों ने दिया है उसको टू गिवन बोल के मैंने दिखाया था ना, तो गुड्स भेजा है तो टू गुड्स, और पैसा भेजा है, खर्चा भेजा है तो टू बैंक। ठीक है, खर्चे के लिए पैसा भेजा है तो टू बैंक, तो टू बैंक एक्सपेंसेस यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 14,250। ठीक है, 14,250। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या डेटा है हम लोग के पास। ये वाला सेल्स 3,42,750, 3,15,730। लेकिन ये हम लोग तब लिखते हैं ब्रांच में अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन डेटर मेथड में क्या होता है, अमाउंट रिसीवेबल हमें लिखना पड़ता है, अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो हमें लिखना पड़ता है। देखो इतने का टोटल सेल्स है, ठीक है, इतने का टोटल सेल्स है इनका। ठीक है, जिसमें से इतना कलेक्शन हुआ है और रेमिटेंस इतना किया गया, इतना कलेक्शन व रेमिटेंस। तो डेटर मेथड में हमें ये सारे डेटा यहाँ पर तो लिखने नहीं है, हमें सिर्फ रेमिटेंस दिखाना है बाई बैंक बोल के। ठीक है, और अगर कुछ रिसीवेबल होगा तो वो क्लोजिंग एसेट में जाएगा। तो अलग अलग मेथड के हिसाब से हमें लिखना पड़ता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर ये ट्रेडिंग पीएल मेथड करते तो सेल्स का डेटा लिख देते, क्रेडिट सेल और कैश, तब ये कलेक्शन रेमिटेंस लिखना नहीं होता है। अभी यहाँ पर हम लोग जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रेमिटेंस लिखना पड़ता है, जो कि है 6,13,250। ठीक है, हो गया, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर लिखने लायक। अब यहाँ पर दिल्ली ब्रांच का भी हम लोगों ने
सारा चीज लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि इनका तो सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बोला है, बैलेंस शीट तो बोला नहीं था। बैलेंस शीट बोलने से कैश डेटर ये सब हम लोग लिख सकते थे। अब फिर से लखनऊ ब्रांच में आते हैं। लखनऊ ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक ये भी हम लोगों ने सारा डेटा लिख लिया है, ठीक है। बस हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं मेमो डेटर का, यहाँ पर जो डेटर फाइंड आउट करना, तो ये पीछे बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेमो डेटर, ठीक है, मेमो डेटर। तो डेटर का देखते हैं 75,750 है, तो टू बैलेंस बीडी 75,750 बाई बैलेंस सीडी, ये हमें फाइंड आउट करना है। डेटर अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेल का डेटा कहां पर है। अब देखते हैं सेल का डेटा कहां पर है, ये देखो सेल्स, सेल्स का डेटा हमें मिला, हमें लखनऊ ब्रांच का डेटा निकालना है, तो लखनऊ ब्रांच का सेल्स का डेटा हमें चाहिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा घी और ऑयल का सेल। तो 3,42,750 और ये दोनों मिला के लिखना पड़ेगा 3,42,750, यहाँ पर लिखना बाई, सॉरी बाई तो नहीं होगा, टू सेल्स 3,42,750। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है 3,15,730। अच्छा, अब यहाँ पर ना सेल्स बोला है, कैश सेल के क्रेडिट सेल हमें नहीं बोला है, ना तो हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर ले कि ये कैश सेल है। तो ये जो हम लोगों ने सेल्स लिखा है ये इंक्लूडिंग कैश सेल है, ठीक है, ये इंक्लूडिंग कैश सेल है। अब तुम लोग बोलोगे ये तो गलत है, डेटर में कैसे कैश सेल लिखेंगे, हाँ गलत है, डेटर में कैश सेल नहीं लिख सकते, लेकिन देखो ये अकाउंट जब बनेगा तो हमें क्रेडिट सेल का ही दिखेगा। हम बताते कैसे, थोड़ा सा टाइम दो, देखो यहाँ पर एक बार लिखो, हम जैसे बोल रहे हैं समझ में आएगा, ठीक है। 3,15,730, तो यहाँ पर हो गया 6,58,480, ठीक है। ये हम लोग का कैश प्लस क्रेडिट सेल दोनों दिख रहा है, जबकि दिखना नहीं चाहिए, डेटर में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ही दिखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर डेटर से कुछ कलेक्शन हुआ है तो हम लोग लिखेंगे बाय कैश या बैंक। अच्छा, कितना कलेक्शन हुआ है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6,47,330, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश सेल 6,47,330, यहाँ पर हो जाएगा इंक्लूडिंग कैश सेल। अब ये भी तुम लोग बोलोगे ये कैसा है, कैश सेल थोड़ी ना यहाँ लिखते हैं, उसका तो एंट्री होता है कैश टू सेल्स, सही बात है, कैश टू सेल्स होता है, लेकिन हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब जब हम लोग बैलेंस निकालेंगे तो मुझे चाहिए डेटर से रिसीवेबल अमाउंट, क्या वो मुझे दिखेगा, दिखेगा, देखो कैसे दिखेगा, ये ऐड करते हैं 75,750, तो ये टोटल हो गया 7,34,230। एक बार लेजर बैलेंस कर देते हैं फिर समझाएंगे। 6,47,330, तो ये हो गया 86,900, 7,34,230, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो मुझे डेटर का रिसीवेबल दिखा रहा है ये मेरे क्रेडिट सेल पे बेस्ड है फुल, क्योंकि डेटर का बैलेंस मतलब क्रेडिट सेल हुआ था, पैसा नहीं मिला वो वाला। ये कौन सा सेल है, ये क्रेडिट प्लस कैश है, ठीक है। तो ये जो टोटल आया ये क्रेडिट प्लस क्रेडिट प्लस कैश सेल आया, ठीक है, क्रेडिट प्लस कैश सेल आया। और यहाँ पर जो लेस वाई इंक्लूडिंग कैश सेल, मतलब ये इससे ये लेस हो रहा है, ये है क्रेडिट प्लस कैश सेल्स, ठीक है, माइनस क्रेडिट प्लस कैश कलेक्शन, क्रेडिट प्लस कैश कलेक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये मैंने क्या लिखा, देखो हमारे पास क्या डेटा आया, क्रेडिट प्लस कैश सेल, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस क्रेडिट कलेक्शन माइनस कैश कलेक्शन,
ठीक है, माइनस कैश कलेक्शन। ठीक है, तो जितना कैश सेल होगा उतना ही कैश सेल के अगेंस्ट में कलेक्शन होगा। एक होगा क्रेडिट के अगेंस्ट में कलेक्शन, एक है कैश के अगेंस्ट में कलेक्शन। तो कैश सेल के अगेंस्ट में कैश कलेक्शन है, कैंसिल आउट हो गया। क्रेडिट सेल से जितना कलेक्शन हुआ बचा हुआ हो जाएगा रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस अकाउंट को जब हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास जो है क्रेडिट सेल का ही रिसीवेबल दिखेगा। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास दोनों साइड ही कैश का सेल और कैश का कलेक्शन दिया हुआ था। ये देखो, इधर भी मुझे कैश का सेल दिया हुआ है, इधर मुझे कैश का कलेक्शन दिया हुआ है, तो ये माइनस हो जाता है। तो जो बचेगा वो हम लोग का हो गया डेटर से कलेक्शन 86,900। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में 86,900। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टू बैंक लिख दिया है, टू गुड सेंट लिख दिया है ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ब्रांच मैनेजर का कमीशन हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच मैनेजर का कमीशन। और फर्नीचर फिटिंग्स का बोला है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसा बोला है। ठीक है, प्लांट मशीनरी का भी दिया हुआ है और फर्नीचर का भी दिया हुआ है। फर्नीचर का हम तुम लोग को दिखा देते हैं, दिया हुआ है उसका प्रूफ क्या है। देखो फर्नीचर कितना था 6250, अभी कितना बचा है 5625। हम बता देते हैं कैसे प्रूव होता है कि दिया हुआ है। देखो हम यहाँ पर समझाने के लिए कर देते हैं 6250 माइनस कितना डेप्रिसिएशन लगाने बोला था, ये देखो 10%। ठीक है, तो 6250 पे 10% करके देखो लगा हुआ है, इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए किया है। 625 माइनस 6250, देखो आ गया 5625। ये बात हमें बता दिया है कि देखो डेप्रिसिएशन ना लगा हुआ है, लगाने का जरूरत नहीं है, ये हमें बोल दिया। ये मैंने तुम लोग को प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो ये हो गया। और क्या एक खर्चा लगाना है, ब्रांच मैनेजर का कमीशन। तो यहाँ पर लिखते हैं टू ब्रांच मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में हो जाएगा, दिखाते हैं। देखो ब्रांच मैनेजर को कैसे कमीशन दिया जाएगा, ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मतलब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना आ रहा है मैनेजर को कमीशन देने के पहले। प्रॉफिट इन ब्रांच बिफोर कमीशन टू ब्रांच मैनेजर। कितना प्रॉफिट आ रहा है कैसे निकालेंगे, ये सब तो टोटल करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। तो देखो टोटल यहाँ पे लिख भी लेते हैं। 6,13,250 प्लस 13,250 प्लस 44,750 प्लस 86,900 प्लस 12,350 प्लस 5,625 77,600,125। ठीक है, माइनस 17,000 माइनस 27,000 माइनस 75,750 माइनस 7540 6250 माइनस 5,70,000 माइनस 14,250। ठीक है, तो 58,335 जो है बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट है। ठीक है, अब कमीशन कितना होगा कैसे निकालेंगे, कमीशन इक्वल टू हो जाएगा, हम एक शॉर्टकट पहले बता देते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
ठीक है, देखो हमें यहाँ पर बोला है 10% कमीशन, तो इसमें अगर तुम लोग 10/100 लगा दोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तुम लोग को लगाना है 10/110। ऐसा क्यों हम बताते हैं, पहले कैलकुलेट कर लो, हम बताते हैं। 10/110 5303, ठीक है, 5303 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। अब इसका लॉजिक बता देते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, ये एक से हम समझा देते हैं, एक मान के समझ में आसानी से आता है, समझाने के लिए हम बता दें। मान लेते हैं कमीशन x, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, कमीशन है ₹X, तो 58,335 जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या यूज किया है, देखो ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट से वो कमीशन जितना अमाउंट होगा, परसेंटेज नहीं, जितना अमाउंट होगा सच कमीशन, वो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा उस पे 10% कमीशन देना पड़ेगा। ये इस लैंग्वेज का मतलब होता है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग होता है। ठीक है, इसमें आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट ये हो गया कि ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलेगा कितना, 10%, लेकिन किस अमाउंट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन किसके अगेंस्ट में चार्ज होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। तो प्रॉफिट से कमीशन का अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे 10% कमीशन, 10% कैलकुलेट करने से जो आएगा वही कमीशन का अमाउंट होगा, यानी कि x होगा। ठीक है, ये समझने के लिए, बाकी ये शॉर्टकट ही एग्जाम में यूज करना है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो कैसे होगा। तो 10/100 ये कितना हो गया, 0.1, इसके साथ इंटू करो 58335, तो ये हो गया 5833.5 माइनस ये हो जाएगा 0.1x इक्वल x हो गया। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ, ठीक है, या फिर इसको इधर लेके आओ, 5833.5 इक्वल x प्लस 0.x, ठीक है, या फिर 1x। तो इसका मतलब 5833.5 इक्वल टू 1.1x, देयरफॉर x इक्वल टू 5833.5 डिवाइडेड बाय 1.1। देखो सेम आंसर आएगा, यही वाला आएगा, देखना 5303। ठीक है, 5303, ये कंसेप्ट होता है आफ्टर चार्जिंग का। ठीक है, ये कंसेप्ट आफ्टर चार्जिंग का होता है 5303। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कमीशन हो गया हम लोग का 5303। अच्छा, अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है ब्रांच का, हम लोग आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल, जनरल पीएल। अच्छा, कितना होगा प्रॉफिट, देखो दोबारा पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 77,625 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 5303 लेस कर दो, इतना प्रॉफिट तो आया ही था, ये अमाउंट लेस करने के पहले। ठीक है, 5303 माइनस 58,335, तो आंसर आता है 5303 1.8, तो 53032। ठीक है, 53032, 5303, ये हो गया हम लोग का बैलेंसिंग फिगर, हो गया, ये वाला बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको पूरा करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का हेड ऑफिस है, टू ओपनिंग स्टॉक, हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। हेड ऑफिस के ओपनिंग स्टॉक में क्या है, हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक ये देखो 1,50,000, 3,50,000 घी और ऑयल। अच्छा, ये परचेज और ट्रांसफर नेट कर दिया है मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दिया है, सेल्स भी लिख दिया है, बस लिखना है क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक घी और ऑयल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक घी और ऑयल का कितना है, 3,12,500, 4,17,250। अच्छा, अब इसका टोटल कर लेते हैं, जीपी निकल जाएगा, फिर ब्रॉट डाउन करके पीएल निकालना। अच्छा, देखते हैं कितना आता है, 18,46,350 प्लस 27,41,250 प्लस
3,12,500 plus 4,17,200, 53,17,350. minus 1,50,000 minus 3,50,000 minus 12,05,000 minus 26,32 minus 3,83,275 5,97,75. ठीक है, 5,97,75. अब पीएल बनाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गया लगता है। ठीक है, हम छोटा छोटा करके थोड़ा लिख रहे हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 5,97,075. अब ये कैसे बनेगा, देखो ये हम लोगों का हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पीएल है, तो हेड ऑफिस का एक ब्रांच है जो लखनऊ में है, उसका भी तो प्रॉफिट आया है, तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफर होगा। यही जनरल पीएल है। ठीक है, जो हम लोग लिखते हैं ना ट्रांसफर टू जनरल पीएल, तो यही जनरल पीएल है। 53,032. ठीक है, ये हो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भी हम लोग का पीएल का आइटम होता है। तो देखते हैं दिल्ली ब्रांच, दिल्ली हेड ऑफिस में जाते पीएल के आइटम में हम लोग का क्या आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दिल्ली रिलेटेड। यहाँ पर एक्सपेंसेस ये तो कुछ दिया नहीं है, चलो इधर देखते हैं। डेटर है, कैश है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है। अच्छा, डेप्रिशिएशन एक जाएगा प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पे। ठीक है, तो तुम लोग सोचोगे कि हम लोगों ने यहाँ प्लांट मशीनरी का नहीं दिया। पहला बात है कि ब्रांच का प्लांट मशीनरी नहीं था, फर्नीचर फिटिंग्स था, वो दिया हुआ। ठीक है, तो इसका देना पड़ेगा डेप्रिशिएशन टू एक जनरल एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। कहाँ गया वो वाला पॉइंट, नीचे है ये। जनरल एक्सपेंसेस होगा, ये देखो जनरल मैनेजर को सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस 24,000। 24,000 टू मैनेजर सैलरी जो कि 2,000 करके 12 मंथ्स का 24,000 और टू डेप्रिशिएशन लिख देते हैं। इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे, टोटल डेप्रिशिएशन लिख लेंगे प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का, यहाँ पर बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट मशीनरी और फर्नीचर फिटिंग्स। ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। प्लांट मशीनरी पे डेप्रिशिएशन कितना होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर हेड ऑफिस के पास पहले प्लांट मशीनरी कितना था। हेड ऑफिस के पास प्लांट मशीनरी था 3,07,250, 3,07,250। आफ्टर दैट प्लांट मशीनरी हुआ है 773,500, क्योंकि इन्होंने 1/1/2001 में 6,02,750 का परचेज किया। ये है ओपनिंग और ये है परचेज, तो सभी पे डेप्रिशिएशन लगेगा। प्लांट मशीनरी पे बोला है 15%। ठीक है, तो ये तो पहले से ही था, इस पे पूरे साल का लगेगा। और ये भी 1 तारीख को परचेज हुआ है, ईयर इन दिसंबर को होता है, तो इसमें भी पूरे साल का लगेगा। 3,07,250 इंटू 15%, तो ये हो गया 46,087.5, 60,275 इंटू 15%, 90,412.5 प्लस 46,087.5, 1,36,500। ये हो गया प्लांट मशीनरी का, और डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर भी निकाल देते हैं एक ही साथ, फिर टोटल करके लिख देंगे क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम हो गया है। फर्नीचर फिटिंग्स का देखो था 21,500, इस पे डेप्रिशिएशन लगेगा 12/12,
मंथ्स का ही लगेगा क्योंकि ओपनिंग इसका कुछ परचेज नहीं है। फर्नीचर का डिप्रिशिएशन है 10%, 10/100। तो देखो यहाँ से ये 2 जीरो कट हो गया, 2150। ठीक है, 2150 और दोनों का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है टोटल डेप्रिशिएशन। 1,36,500 2150 टोटल डिप्रिशिएशन हो गया 138,650। और देखो ये 2150 ही होगा, 21,500 पे 2150 लेस करने से कितना बचेगा, देखो उतना बचेगा जो यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस में 19,350। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं 1,38,650। कहाँ लिखना है, इधर। अच्छा, एक मैनेजर का डेटा भी लिखना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन वर्किंग नोट नंबर 3 1,38,650 और एक जनरल मैनेजर का कमीशन लिखेंगे। तो जनरल मैनेजर कमीशन उसको ऊपर लिख देते हैं, ये 24,000 को थोड़ा छोटा छोटा करके लिख, टू जनरल मैनेजर कमीशन। ठीक है, इसका भी बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, इसका भी बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके। ठीक है, यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं टोटल अमाउंट कितना होता है। 597075 प्लस 53032, तो ये हो गया 650,107 650,107 650,107। अब मैनेजर को कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट निकालते हैं। -48 दो बार 24 का है, -138,650, तो ये हो जाएगा 463,457। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर कमीशन 463,457। ये देखो ये वाला। ठीक है, अब सेम तरीके से कमीशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर भी देखो कमीशन कैसे बोला है। अगर लैंग्वेज वैसा है तो यहाँ भी हमें 10/110 करना पड़ेगा। जनरल मैनेजर इज इंटाइटल 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर इसके जगह बोलता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये कमीशन चार्ज करने के पहले जितना प्रॉफिट है उस पे 10%, तो डायरेक्ट 10/100 होता। लेकिन आफ्टर चार्जिंग बोला है तो हमें करना है 10/463,457 इंटू 10/110 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट मेरा 100 है तो कमीशन 10 है। ठीक है, तो टोटल देखो प्रॉफिट अगर मेरा ऐसा नहीं, एक्चुअली देखो अगर मेरा कमीशन 10 है तो कमीशन देने के पहले प्रॉफिट होना चाहिए 110, तब 110 से हम 10 रुपीज का कमीशन दे पाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट में ये 110 ऐसे करके लिखा जाता है। अब देख लेते हैं ये डिवाइडेड बाय 11 करके कितना आएगा, 11 ही होगा, 42132। ठीक है, 42132। और इसका भी तुम लोग को वही एक से तुम लोग इसको भी समझ सकते हो कैसे होगा। ये देखो लेट कमीशन अगर मान लेते हो x, ठीक है, तो प्रॉफिट है 463,457, उसमें से कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे 10% देना होता है कमीशन। ठीक है, जो कि x निकल के आएगा बिकॉज कमीशन x है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने से देखो यहाँ पर 463,457 हो जाएगा क्योंकि ये 0.1 आएगा इसी वजह से। ठीक है, अब ये हो गया x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1.1x इक्वल टू 463,457, therefore x इक्वल टू 463 होगा। ठीक है, ये 463,457 कोई भी एक तरीके से तुम लोगों को करना है। हम एग्जाम के लिए ये बोलेंगे ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसमें टाइम बचता है। 1.1। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर हुआ ना, अगर तुम लोग 10 डिवाइडेड बाई 110 करोगे ना, ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 110 तो तुम लोग को 0.090। एक्चुअली देखो ये 463,457 कैसे आता है, इंटू 10% करने से। ठीक है,
और ये 1.1 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक्चुअली कैलकुलेशन करने से 1.1 ही आ जाएगा, 1/11 है ना। तो यहाँ पर देखो सेम अमाउंट आएगा 48132, ठीक है, 48132। तुम लोग किसी भी एक मेथड से कर सकते हो। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर 48132। अब प्रॉफिट कितना आएगा? पहले प्रॉफिट आया था कुछ इतना, 463457, और अभी कम हो जाएगा कितने से? 42132 से। तो आंसर आएगा 421325। 421325, ठीक है। ये बैलेंस करके आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो नया चीज सीखा दैट इज आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, जो कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सीखा, बिफोर चार्जिंग काफी आसान है। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है कि प्रॉफिट चार्ज करने के कमीशन चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट था उस पर परसेंटेज लगाना होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जनरल पीएल में कमीशन गलत लिखे ना, 42132। सही बात। इसमें अमाउंट जाएगा मेरा 24 ये जाएगा 42132। इतना आएगा 42132। अब सही बात है, 42132। हाँ 42132 होना चाहिए मेरा प्रॉफिट सही होगा, ठीक है। अच्छा अब सही बन गया होगा ना 42। हाँ वहां से मैंने माइनस किया ना देख के, इसीलिए सही हो गया। वहां वर्किंग नोट से यहाँ गलत लिख दिया था। चलो ये हमारा मैच हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने आज थोड़ा अलग अलग टाइप का ही क्वेश्चन कर लिया। अब देखो हम तुम लोग को बताते हैं कि तुम लोग घर पे क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए किया जा सकता है, ये जो यहाँ पर हम जैसे करवाए उस तरीके का ही प्रैक्टिस के लिए देते हैं, कुछ अलग तरीके का नहीं दे रहे। जैसे कि इसमें अगर तुम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल के जो पॉइंट है वहां पर जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला कर सकते हो। अभी अभी हम लोगों ने जिस तरीके का क्वेश्चन किया है वैसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल वाले पॉइंट्स। और क्या किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर पाओगे क्योंकि वो होलसेल प्राइस पे। चलो हम एक ही क्वेश्चन देते हैं, बाकी जो मैंने करवाया है उसी को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया, और बाकी जो है मैंने जो करवाया उसी को प्रैक्टिस करो, वही काफी है, ठीक है। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। मैम हाँ, बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 5 दिखाइए तो कौन सा है? व्हाइट स्प्रे।